11 जनवरी 1966 ताशकंद यूएसएसआर। सुबह के 1:32 एक ऐसा लीडर दुनिया से चला गया जो शायद इंडिया का सबसे अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर था। उनकी डेथ के बारे में आज भी सवाल उठते हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरी आज भी जिंदा है। लेकिन यह वीडियो कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं है। यह वीडियो उस आदमी की कहानी है जिसने सीधे साधे शब्द जय जवान जय किसान कहकर पूरे देश को एक नए डायरेक्शन में ले गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी पर्सनल गेन के बारे में नहीं सोचा। जिसने ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेलवे मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने माना कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। और सबसे बड़ी बात, जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर भी दुनिया के सामने पीस चैंपियन बनकर निकले। तो क्वेश्चन ये है, ऐसा महान लीडर को हम क्यों भूल गए? आज के इस वीडियो में मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री की वो कहानी बताऊंगा जो हिस्ट्री की किताबों में फुटनोट बनकर रह गई। ये कहानी है स्ट्रगल की, प्रिंसिपल्स की और उस सिंप्लिसिटी की जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में कभी नहीं दिखती। अगर आप यंग हैं और सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ बड़े प्रॉमिसेस और लाउड स्पीचेस है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की ऐसी ट्रू स्टोरीज आप तक पहुंचे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्टोरीज मेन स्ट्रीम मीडिया में लॉस्ट हो जाती है। तो चलो अब चलते हैं मुगल सराय 1904 में। 2 अक्टूबर 1904 वो दिन जब महात्मा गांधी पैदा हुए। उसी ही दिन कई साल बाद एक और लीडर का जन्म हुआ जो गांधी जी के आइडियल्स को अपनी जिंदगी का मिशन बना लेगा। मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। एक मिडिल क्लास फैमिली, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर एक बेटे का जन्म होता है, नन्हे लाल बहादुर। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। लाल बहादुर सिर्फ 1 साल के थे, उनके फादर शारदा प्रसाद का देहांत हो जाता है। एक झटके में पूरी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है। इमेजिन कीजिए, 1905 का इंडिया, ब्रिटिश राज और एक विडो अपने बच्चों को पालना। ये वो फेज था जब लाल बहादुर ने पॉवर्टी को क्लोजली देखा, जब उन्होंने महसूस किया कि आम आदमी की स्ट्रगल क्या होती है, जब उन्होंने सीखा कि सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी ही असली स्ट्रेंथ है। उनकी नानी उन्हें अपने साथ मिर्जापुर ले जाती है। वहां से एजुकेशन के लिए बनारस हरिश्चंद्र हाई स्कूल में एडमिशन लिया। रुकिए, यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग बचपन में कैसा बिहेव करते हैं? रिसर्च कहती है कि जिन्होंने बचपन में हार्डशिप फेस किया वो ज्यादा रेसिलेंट और एम्पैथिक बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एग्जैक्टली यही था। साल 1921 महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। पूरे देश में एक आग सी लगी हुई है, अंग्रेज भारत छोड़ो। और 17 साल का लाल बहादुर क्या करता है? स्कूल छोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पढ़ाई बीच में छोड़कर फ्रीडम मूवमेंट में कूद पड़ता है। अपनी एजुकेशन को रिस्क में डालकर देश की आजादी के लिए खड़ा हो जाता है। ये वो जमाना था जब लोग अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे थे। कोई कंफर्टेबल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा था। सिर्फ एक ही मिशन था, हिंदुस्तान को आजाद कराना। लेकिन लाल बहादुर की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन्हें समझ आ जाता है कि देश को एजुकेटेड लीडर्स चाहिए, तो वो काशी विद्यापीठ बनारस जाते हैं, जो गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने बनवाया।
1926 में फर्स्ट क्लास डिग्री ली फिलोसॉफी और एथिक्स में, और यहां से वो टाइटल मिलता है जो उनके नाम का हिस्सा बन जाता है, शास्त्री यानी स्कॉलर, लाल बहादुर शास्त्री। अब ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये बन गया एक आइडेंटिटी, एक प्रॉमिस कि वो हमेशा नॉलेज और विजडम को अपनी जिंदगी का बेस बनाएंगे। 1920 से 1940 तक इंडिया की सबसे टर्बुलेंट पीरियड, ब्रिटिश राज अपने पीक पर और लाल बहादुर शास्त्री एक्टिवली कांग्रेस पार्टी के साथ फ्रीडम स्ट्रगल में कूद चुके हैं। गांधी जी ने उन्हें अपना फॉलोअर नहीं बल्कि ट्रू बिलीवर बना दिया था। नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं थे शास्त्री के लिए, ये उनका वे ऑफ लाइफ बन गया। 1930 में दांडी मार्च के बाद नमक सत्याग्रह पूरी तरह से फैल चुका है। लाल बहादुर भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और फिर जेल। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, टोटल मिला के लगभग 60 साल ब्रिटिश जेल में बिताए। आपको लगता है ये इजी था? ब्रिटिश जेल में टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन, इंफीरियर ट्रीटमेंट, फूड का स्टैंडर्ड पैथेटिक, मेडिकल फैसिलिटीज जीरो, फैमिली से मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सोचो, आज अगर आप अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ 7 दिन भी बाहर हो जाओ तो कैसा लगता है? और ये लोग 7 साल जेल में रहे, वो भी किसी क्राइम के लिए नहीं बल्कि अपने ही देश में आजादी मांगने के लिए। लेकिन हर बार जेल से छूटते ही लाल बहादुर फिर से मूवमेंट में कूद जाते। कोई डर नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस एक ही लक्ष्य, स्वराज। ये वो टाइम था जब शास्त्री जी की रेपुटेशन बन रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें एक रिलायबल, हॉनेस्ट और कमिटेड वर्कर के रूप में देखा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाकी लीडर्स भी उनकी डेडिकेशन को नोटिस कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हो जाता है और अब शुरू होता है लाल बहादुर शास्त्री की असली जर्नी। क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं था कि आजादी कैसे लानी है, क्वेश्चन ये था आजाद इंडिया को कैसे चलाना है। 1947 के बाद जब इंडिया को नेशन बिल्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक एक्सेप्शनल एडमिनिस्ट्रेटर भी है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में स्टार्ट किया, फिर उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर बने और यहां उनका काम इतना इंप्रेसिव था कि नेहरू जी ने उन्हें यूनियन कैबिनेट में जगह दी। अब ये पोस्ट को सिंपल मत समझिए। 1950s में इंडियन रेलवेज इंडिया की लाइफलाइन थी, आज भी है। करोड़ लोग ट्रैवल करते थे ट्रेन से, गुड्स मूवमेंट डिपेंड्स करती है रेलवे पर, और शास्त्री जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छे से हैंडल की। उन्होंने वुमेन कंडक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, पैसेंजर्स फैसिलिटीज इंप्रूव की, रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड किया। लेकिन फिर हुआ एक इंसिडेंट 1956, एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट, कैजुअलिटीज और डेथ्स। टेक्निकली ये रेलवे मिनिस्टर की डायरेक्ट गलती नहीं थी, सिस्टम फेलियर था, ऑपरेशनल इश्यू था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया? रेजिग्नेशन दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने अपने आप को मोरली रिस्पॉन्सिबल माना और पोस्ट छोड़ दी। 1 मिनट रुकिए, आज के टाइम में सोचो कौन ऐसा करता है? आज स्कैम होते हैं, करप्शन होता है, पब्लिक मनी लूट ली जाती है, और रेजिग्नेशन फॉरगेट इट। लोग जस्टिफाई करते हैं, ब्लेम शिफ्ट करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कभी नहीं। और ये आदमी था जो टेक्निकली गिल्टी भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस्तीफा दे दिया।
यही है कैरेक्टर, यही है इंटेग्रिटी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नेहरू जी ने उन्हें वापस बुलाया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। हर पोजीशन में लाल बहादुर शास्त्री ने एक्सेलेंस दिखाया, हर मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स किए, पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी दी। 1964-27 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। पूरा इंडिया शॉक में है। उनका पहला प्राइम मिनिस्टर जो आजादी के बाद भी देश को लीड कर रहा था, अब नहीं रहा। और अब सवाल था, आगे कौन? 1964 नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन। मोरारजी देसाई थे स्ट्रॉन्ग लीडर, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन। वो चाहते थे कि उन्हें पीएम बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को कुछ और ही दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था लाल बहादुर शास्त्री एक हम्बल, सिंपल यट हाईली कैपेबल लीडर। और फिर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने वोटिंग की और लाल बहादुर शास्त्री बन गए इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। इमेजिन कीजिए, वो बच्चा जो पॉवर्टी में बड़ा हुआ, जिसने अपने फादर को खोया जब वो सिर्फ 1 साल का था, जिसने स्कूल छोड़कर फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया, जिसने 7 साल जेल्स में बिताए, वो आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन ये सिर्फ एक इमोशनल मूवमेंट नहीं था, ये इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि शास्त्री जी के सामने चैलेंजेस थे जो इमेजिन करना भी मुश्किल है। फूड स्कैरसिटी, इंडिया में खाने को नहीं था, ड्राउट्स आ रहे थे, फेमाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी, बजट डिफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, साउथ इंडिया में हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, पाकिस्तान टेंशन, बॉर्डर पर कॉन्स्टेंटली इश्यू। कोई और होता तो शायद ओवरवेल्म हो जाता। लेकिन शास्त्री जी ने क्या किया? उन्होंने सिस्टेमेटिकली हर प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू किया। पहला, व्हाइट रिवॉल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अमूल कोऑपरेटिव को सपोर्ट दिया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश किया। रिजल्ट, इंडिया इवेंचुअली दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। दूसरी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। फूड गेन प्रोडक्शन बूस्ट करना था। हाई यील्ड वेराइटीज इंट्रोड्यूस किए, फार्मर्स को टेक्नोलॉजी और रिसोर्स मिले। रिजल्ट, इंडिया ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की। यह समझना जरूरी है, ये डिसीजन ओवरनाइट रिजल्ट नहीं लाए, लॉन्ग टर्म विजन था। शास्त्री जी ने फ्यूचर देखा और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। आज हम जब रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, तो हमें एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करना चाहिए। मद्रास में एंटी हिंदी एजिटेशन हो रहा था, लोग वायलेंट हो रहे थे, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकता था, लेकिन शास्त्री जी ने क्या किया? डिप्लोमेसी, सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने एश्योर किया इंग्लिश विल कंटिन्यू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एज लॉन्ग एज नॉन हिंदी स्टेट्स वांट इट। प्रॉब्लम सॉल्व, यूनिटी मेंटेन, ये है रियल लीडरशिप। 1965 अगस्त से सितंबर पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टार लॉन्च किया। कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन, इंडियन टेरिटरी पर अटैक। इंडिया के सामने 2 ऑप्शन थे, पहला डिप्लोमेटिकली हैंडल करो या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स। लाल बहादुर शास्त्री जो गांधी जी के फॉलोवर थे, जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, क्योंकि ये वक्त डिप्लोमेसी का नहीं था, ये वक्त देश की संप्रभुता प्रोटेक्ट करने का था, ये वक्त दिखाने का था कि इंडिया वीक नहीं है। इंडियन आर्म फोर्स को ऑर्डर मिला, रिस्पॉन्स विथ फुल फोर्स। और ये वो मोमेंट था जब लाल बहादुर शास्त्री ने वो स्लोगन दिया जो आज भी हर इंडियन के दिल में है, जय जवान जय किसान।
ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक कंप्लीट विजन था। जय जवान यानी सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। जय किसान, सैल्यूट टू आवर फार्मर्स जो देश को खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। शास्त्री जी ने समझ लिया था, इंडिया स्ट्रांग तभी होगा जब उसके सोल्जर्स और फार्मर्स दोनों स्ट्रांग होंगे। 1965 की जंग, पाकिस्तानी फोर्स को मुंह तोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ कश्मीर डिफेंड किया बल्कि लाहौर तक पहुंच गई। और फिर इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हुआ। यूएन, यूएसए, यूएसएसआर सब ने कहना शुरू किया स्टॉप द वॉर। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस मिस्ट्री की जो आज तक अनसॉल्व्ड है। जनवरी 1966 यूएसएसआर ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ताशकंद बुलाया। आइडिया था पीस एग्रीमेंट करो और वॉर बंद करो। 10 जनवरी 1966 ताशकंद डिक्लेरेशन साइन होता है। इंडिया और पाकिस्तान अग्री करते हैं कि वो सीज फायर मेंटेन करेंगे और कैप्चर टेरिटरीज रिटर्न करेंगे। 10 जनवरी 1966 रात शास्त्री जी ताशकंद में है, थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं और 11 जनवरी 1966 सुबह 1:32 लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। ऑफिशियल हार्ट अटैक। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं था। उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने बाद में सवाल उठाए। उनके बॉडी पर ब्लू स्पॉट्स थे। पोस्टमार्टम इंडिया में नहीं हुआ। बहुत सारे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस थे। आज तक 59 साल बाद लोग डिबेट करते हैं ये नेचुरल डेथ थी या कुछ और। लेकिन मैं ये वीडियो कॉन्स्पिरेसी थियरीज के लिए नहीं बना रहा। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात क्लियर है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के साथ इंडिया ने एक ऐसा लीडर खो दिया जो शायद हमें आज सबसे ज्यादा चाहिए। सोचिए, आज के पॉलिटिक्स में कितने लीडर्स हैं जो अपनी गलती एडमिट करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, देश को अपने करियर से ऊपर रखते हैं, फार्मर्स और सोल्जर्स दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट कर देते हैं। वेरी फ्यू, ऑलमोस्ट नन। और शास्त्री जी ये सब थे। लाल बहादुर शास्त्री को बाद में उनके डेथ के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया, दिल्ली में विजय घाट, जहां उनका मेमोरियल है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां इंडिया के आईएएस ऑफिसर ट्रेन होते हैं, जो उनके नाम पर है। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां फ्यूचर बिजनेस लीडर्स बनते हैं। तो ये थी कहानी लाल बहादुर शास्त्री की, एक ऐसा लीडर कि जो इतने कम टाइम में सिर्फ 19 महीने इतना कुछ कर गए कि उनका इम्पैक्ट आज तक फील होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये आज भी रिलीवेंट है। लाल बहादुर शास्त्री हमें सिखाते हैं कि साइज मैटर नहीं, सब्सटेंस मैटर है। वो फिजिकली छोटे थे लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा था। पोजीशन मैटर्स नहीं, परफॉर्मेंस मैटर्स करता है। उन्होंने हर रोल में एक्सेलेंस दिखाया। पावर मैटर्स नहीं, प्रिंसिपल्स मैटर है। पीएम होके भी वो ग्राउंडेड रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि लाल बहादुर शास्त्री की ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि YouTube एल्गोरिदम इसको और लोगों तक पहुंचा सके। और कमेंट्स में जरूर बताइए लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। जय जवान, जय किसान।